हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम अपने चैनल पर एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। तो बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट कोर्स है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के सीरीज़ के ऊपर ये हमारी वीडियो फर्स्ट है और आज डेट है 5 मई 2020। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप इन लिंक पर क्लिक करके हमारे दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर फर्स्ट की तरफ। तो बेसिकली आज जो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आखिर बैंक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सो जनरल पब्लिक यूज टू गो टू सेट्स, साहूकार्स एंड महाजन्स, आल्सो नोन एज इंडिजीनियस बैंकर। तो जो जनरल पब्लिक होती थी वो क्या करती थी, सेठ के पास जाती थी, साहूकार और महाजन के पास जाती थी अगर उनके पैसों की कोई ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो उस टाइम कोई बैंक नहीं होते थे, जैसे हम फिल्मी स्टोरी में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि जो जनरल पब्लिक होती थी वो बड़े बड़े साहूकारों के पास जाते थे और सेठ के पास जाते थे। जब भी उन्हें कोई इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत होती थी तो सेठ उन्हें और साहूकार जो होते थे वो उन्हें काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनका हाई होता था उन पर उनको पैसा देते थे। ठीक है, इसलिए हम उसको कहते थे कि इंडिजीनियस बैंकर का भी नाम देते थे। तो अब हमें जो बैंक की ज़रूरत थी वो क्यों पड़ी थी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ें। तो गेट रीड ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ पब्लिक बाय चार्जिंग हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होता था कि जो सेठ साहूकार होते थे वो जनरल पब्लिक पर हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिससे क्या होता था कि लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो इस रेट ऑफ जो इंटरेस्ट का इसको ओवरकम करने के लिए हमें बैंक की ज़रूरत पड़ी। तो बैंक जब आए तो उन्होंने क्या हुआ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो काफ़ी कम कर दिया गया। ठीक है, तो ये था एक फर्स्ट फैक्टर हमारा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते थे, बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे जो साहूकार होते थे, जो लोन पर जो कर्ज लेते थे साहूकार से। ठीक है, इस लोन के ऊपर जो कर्ज की अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको कम करने के लिए क्या हुआ, बैंक की ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए बैंक आए। और जो सेकंड फैक्टर है हमारा ट्रस्ट फैक्टर। अब जो लोग थे या हमारा उनके पास जो ज़्यादा पैसा होता था वो एज ए एफ टी हम कह सकते हैं कि अगर वो साहूकार के पास अपना पैसा जमा करवाते थे तो कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं था, यानी कि कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं था कि उनका पैसा सेफ है या नहीं है। तो इसी ट्रस्ट फैक्टर को मेंटेन करने के लिए क्या किया कि बैंक की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक सामने आए और जो लोगों का पैसा था वो उन्होंने सेविंग की तरह एज ए यूज़ किया, वहाँ पर एफ डी करवा सकते हैं बहुत कुछ। तो ट्रस्ट फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पर। और तीसरा हमारा था कि सेफ्टी ऑफ मनी। अब सेफ्टी ऑफ मनी मैटर करती थी कि साहूकार के पास जो हम पैसा अपना एज ए उनको सेविंग के लिए देते थे तो वो सेफ नहीं था। और जो हम लोन लेते थे, कर्ज लेते थे साहूकारों से, तो वो क्या करते थे, जब हम उन पैसों को चुकाने में समर्थ नहीं होते थे तो वो हमारी ज़मीन, हमारा घर, सब कुछ बेचने को आ जाते थे। तो इसीलिए हमें बैंक की ज़रूरत पड़ी कि इन्हीं तीनों फैक्टर के ऊपर, क्यों, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था उनका और ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था और जो हमारी मनी की सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये थे हमारे तीनों फैक्टर। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में पढ़ें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले आए हमारा 1770 में। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया वो था 1770 में और लेटर ऑन ये शट डाउन भी कर दिया गया कब, 1830 से 1832 के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद हमारे बैंक ऑफ बंगाल आया, बैंक ऑफ बॉम्बे आया और बैंक ऑफ मद्रास आया। ये कब आए, बैंक ऑफ बंगाल आया 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे आया 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास आया 1843 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक। द बैंक ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता और जून 1806 विद ए कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। अब इसके बारे में बात करें तो जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था वो था हमारा बैंक ऑफ बंगाल। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो कवर होता है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था वो हमारा कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल था। ठीक है, जो कब एक्स्टेब्लिश हुआ, जून 1806 में। ठीक है, और कहाँ हुआ, कैलकाटा में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक हमारा बैंक ऑफ बंगाल था जो कब एक्स्टेब्लिश हुआ, हमारा कैलकाटा में, कब, जून 1806 में और विद ए कैपिटल ऑफ 50 लाख। अब इसको देखना कि कैपिटल आखिर होता क्या है। तो कैपिटल को हम कह सकते हैं कि वो मनी, वो पैसा जो हम अपने बिजनेस में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो हम सबसे पहला जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ठीक है, यानी जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, उसने क्या किया
कि फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस को रन करने के लिए यानी बैंक को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगाया, 50 लाख रुपीज़ लगाया। यानी सपोज मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक मोबाइल की शॉप है, तो मैं मोबाइल के सभी जो शॉप के अंदर जो भी मेरे मोबाइल्स लगेंगे, फर्नीचर, मेरा काउंटर, सब कुछ लेकर जितने भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी वो मेरा क्या होगा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। और उसी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में क्या बोलता हूँ, कैपिटल बोलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 50 लाख थी। यानी अगर उस टाइम उसके पास 50 लाख रुपीज़ ना होते तो ये प्रेसिडेंसी बैंक नहीं खुलता। ठीक है, और बैंक की जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न बैंकिंग को बढ़ावा देना था और जो भी सेठ साहूकार वाला सिस्टम था उनको ख़त्म करना था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड जो प्रेसिडेंसी बैंक था वो हमारा था बैंक ऑफ बॉम्बे। और बैंक ऑफ बॉम्बे कब हमारा हमारा 1840 में। ठीक है, तो बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि हमारा सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक था वो हमारा कब आया, 1840 में, और फॉलोड बाय बैंक ऑफ मद्रास। और उसके बाद जो थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक आया हमारा वो था बैंक ऑफ मद्रास, जो कब आया, जुलाई 1843 में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड, यानी तीन तीन प्रेसिडेंसी बैंक आए लगातार। तो इसके बाद हमने क्या किया कि एज दीज बैंक्स वर सेटअप इन 3 प्रेसिडेंसी दैट वर द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जुरिस्डिक्शन इन द कंट्री फॉर ईस्ट इंडिया। अब आपने देखा होगा ये प्रेसिडेंसी बैंक क्या है, तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि प्रेसिडेंसी से रिलेटेड क्या है, कि ये जो बैंक होते थे वो सभी के सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होते थे। यानी जितने भी ये प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंसी, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों के तीनों ही क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे, जिसको कौन कौन करते थे, रॉयल चार्टर करते थे। यानी कि ये तीनों बैंक क्या होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आते थे। ठीक है, इसलिए उनको प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। और किसके द्वारा गवर्न किया जाता था, रॉयल चार्टर के द्वारा किया जाते थे। ठीक है, और लेटर ऑन क्या किया गया, इन तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे इनको मर्ज किया गया और एक बैंक बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे हमारे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और थर्ड हमारा था बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, इन तीनों बैंक ऑफ को हमने क्या किया, मर्ज किया और क्या बना दिया था, एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। कब बनाया, 1921 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो थे इनको मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, उसका नेम क्या था, तो नेम था उसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और कब बनाया गया, 1921 में। ठीक है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इवेंचुअली बिकेम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम था वो बदल कर क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में है पड़ा, तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका ही नाम बदल कर क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक आए उसको बाद में मर्ज किया इंपीरियल बैंक में, और इंपीरियल बैंक को आगे मर्ज किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब आपने इसमें एक बात नोट की होगी, जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक थे या उसके बाद इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट हुए, तो जो भी गवर्न थे वो किसके द्वारा होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यानी जो ओनरशिप थी वो इंडियन के पास नहीं थी फिलहाल, और ये किसके द्वारा गवर्न होते थे, रॉयल चार्टर के द्वारा होते थे। ठीक है, यानी इंडियंस का अभी तक इस पर कोई अधिकार नहीं था। तो इसके बाद एक मूवमेंट आया, क्या था वो, स्वदेशी मूवमेंट। अब इसके बारे में डिटेल से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको मेन बता देता हूँ कि स्वदेशी मूवमेंट आखिर क्या था। तो स्वदेशी मूवमेंट आया 1906 में, और ये क्या था कि जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक थे उनका जो गवर्न किया जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनीज के द्वारा किया जाता था। और तो इंडियंस के पास इनका कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसा मूवमेंट लाया गया कि जी इन बैंकों की ओनरशिप है वो इंडियन के पास रहे। तो ये जो मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, ये 1906 में लाया गया ताकि इंडियंस के पास इसकी ओनरशिप रहे। ठीक है, तो यही था इसका मेन मोटिव। अब बात करते हैं, द फर्स्ट इंडियन ओन बैंक पास द इलाहाबाद बैंक। और जो फर्स्ट हमारा इंडियन ओन बैंक था, यानी जिसका इंडियन पे जिसका अधिकार था, जिस बैंक के ऊपर इंडियन का अधिकार था, वो था इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, जो कब आया हमारा 1865 में, कहाँ, इलाहाबाद में। और उसके बाद हमारा कौन सा आया, पंजाब नेशनल बैंक, कब हुआ, 1895 में। ठीक है, तो यानी आप देखा कि 1906 से पहले ही 1865 और 1895 में 2 बैंक आ चुके थे, जो कि क्या थे, बिल्कुल इंडियन ओनरशिप पे बेस्ड थे, यानी जिनका अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनीज पर नहीं था। लेकिन जो लेटर ऑन क्या हुआ इस दौरान, यानी 1906 के बाद, जब जो स्वदेशी मूवमेंट आया बिटवीन 1906 एंड 1913, इसके बिटवीन
क्या हुआ कि जो मोर इंडियंस बैंक थे, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी में क्या हुआ, जो ओनरशिप थी वो इंडियंस के पास आने लग गई, यानी जो स्वदेशी मूवमेंट था वो फॉलो होने लग गया था। तो इन सभी बैंक्स के ऊपर जो ओनरशिप था वो इंडियंस के पास होने लग गया था। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट था हमारा बिटवीन 1947 एंड 1969 बैंक्स वर अंडर द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ महाराजाज एंड किंग। अब इंडियंस के पास तो इनकी ओनरशिप तो आ गई थी, लेकिन जो 1947 और 1969 के बीच में जो ओनरशिप थी वो किसके पास थी, बड़े बड़े महाराजा और किंग्स के पास थी। यानी कि जो महाराजा और किंग थे उन्हीं के पास ये ओनरशिप दी गई थी। दीज बैंक्स यूज टू सर्व रिच फैमिलीज एंड इंडस्ट्री हाउसेज। और ये बैंक क्या करते थे, बड़ी बड़ी फैमिली को, रिच फैमिली को ही सर्व करते थे और इंडस्ट्री हाउसेज को ही सर्व करते थे। यानी जो भी उनको कोई बैंक में लोन देना होता था या किसी भी के पैसे की जरूरत होती थी तो ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही लोन देते थे, पुअर पीपल को लोग लोन नहीं देते थे। तो इसलिए क्या किया गया, टू ओवरकम दीज लिमिटेशन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई के साथ कंसल्ट किया और एक एक्ट लेके आए। वो कौन सा एक्ट था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट लेके आए 1949 में, जिसका नाम बदल कर रख दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो वो एक्ट कौन सा आया, बैंकिंग कंपनीज एक्ट आया। कब आया, 1949 में, जिसका नाम बदल कर रख दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अब ये क्या था, फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया गेव एक्सटेंसिव पावर टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बैंकिंग सुपरविजन एज सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ताकि जो पावर थी वो जो महाराजाज और किंग के पास ना रहकर आरबीआई को दी जाए, तो आरबीआई क्या करे, इसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करे। ठीक है, तो ये किया गया कब, जब बैंकिंग कंपनीज एक्ट आया। कब आया, 1949 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तो बट